प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी केंद्रों में किसानों को लगाया जा रहा है कोविड रोधी टीका। बेमेतरा जिले और मोतीनाला थाना क्षेत्र में हुए 2 अलग-अलग हादसों में 7 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। और केंद्र सरकार की जिला खनिज न्यास निधि से कोरबा जिले के गरीब मेधावी छात्रों के सपनों को मिली उड़ान, मुफ्त उच्च शिक्षा हासिल करना हुआ आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बलरामपुर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। 9,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। पहले ही सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत देश को चुकानी पड़ी है। देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दस्तखत कौन से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के मॉडल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इससे पहले श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और ये किसानों के लिए वरदान साबित होगी। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अब केंद्रीय मंत्रालय ने उन्हें एक नई सुविधा दी है। अब पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने रिटायर्ड और बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी शुरू की है। पेंशनर्स अब केवल मोबाइल ऐप का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से केंद्र सरकार के लगभग 68 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। ये सुविधा सीनियर सिटीजन के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि उन्हें जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक ब्रांच में नहीं जाना होगा। इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेंशनर या फैमिली पेंशनर की पहचान की जा सकेगी।
इस टेक्नोलॉजी के जरिए पेंशनर किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इस सिस्टम की मदद से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन स्टोर किया जा सकेगा। कोई भी पेंशनर या पेंशन बांटने वाली एजेंसी जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन देख सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए उपस्थित नहीं होने वाले 123 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने व्यय लेखा की प्रथम जांच के लिए 1345 प्रत्याशियों को बुलाया, जिसमें से 1222 प्रत्याशी लेखा जांच के लिए उपस्थित हुए। उपस्थित नहीं होने वाले सभी प्रत्याशियों को आगामी तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चे पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी निकायों में व्यय संपरीक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और निकाय उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव और उपचुनाव के लिए कुल 1037 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव बैलेट पेपर और मतपेटी के माध्यम से होंगे। राजनांदगांव जिले में अब तक करीब 18,40,000 लोगों ने कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लगा ली है। कोरोना वैक्सीनेशन में और तेजी लाने के उद्देश्य से अब जिले के धान खरीदी केंद्रों में किसानों को कोविड से सुरक्षा के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। डोंगरगांव स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम प्रबंधक राकेश कुर्रे ने बताया कि राजनांदगांव जिले के अर्जुनी, दीवान भेड़ी सहित डोंगरगांव ब्लॉक के 14 धान उपार्जन केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। डोंगरगांव अंतर्गत 14 धान खरीदी केंद्र है। सभी धान खरीदी केंद्र में आदरणीय कलेक्टर महोदय जिला राजनांदगांव के निर्देश के परिपालन में स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव के टीम के द्वारा शिविर लगाए हुए हैं सभी धान उपार्जन केंद्र में और सभी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। सर, कुछ प्रथम डोज वाले भी किसान आ रहे हैं भाई लोग कहीं, और कहीं कहीं द्वितीय डोज के भी हितग्राही हैं, तो उनको हमारी टीम के द्वारा मोटिवेट किया जा रहा और किसान भाई सह स्वीकार भी कर रहे हैं और वैक्सीनेट किया जा रहा है ऑन स्पॉट। सर, यहाँ कृषकों का शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीकाकरण का विगत 2 दिनों से लगातार यहाँ लगाया जा रहा है। जो कृषक नहीं लगाए हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुनी धान खरीदी केंद्र में पहुंचे किसान मथुराबाई ने कोरोना टीके का दूसरा डोज लगाने के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर सभी को ये टीका लगाने की अपील की। दूसरा टीका लगाए हूँ, पहली टीका लगा रहे हूँ और सुरक्षित के लिए अपना मन लगाओ दाई बहनी हो। अच्छा है, मैं धान मंडी में आया हूँ। इसी तरह धान बेचने केंद्र पहुंचे किसान रवि साहू ने टीकाकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने भी कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीका लगाने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो टीकाकरण का जो चल रहा है प्रक्रिया, उसमें मेरा सेकंड डोज लगना बाकी था, तो आज कंप्लीट हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई। धान उपार्जन केंद्रों में कोविड टीकाकरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, नर्स के साथ ही चिकित्सा अधिकारी अपनी सेवाएं देने में जुटे हुए हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले और मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र में मनुहारी गांव के करीब शनिवार अलसुबह एक ट्रक और कार में टक्कर हो गई।
ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से 3 युवक कवर्धा और 1 युवक बेमेतरा का रहने वाला था। चारों दोस्त कार से मंडला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे लोहे से लोड ट्रक की टक्कर से यह हादसा हो गया। कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर उमेद सिंह ने बताया कि घटनास्थल मंडला जिले में आता है। मोतीनाला पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हादसे के बाद ट्रक चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में कल देर रात ट्रैक्टर और पिकअप वाहन में हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं और वे ट्रैक्टर में सवार होकर ग्राम खैरी में छठी कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। वापसी में वे जब अपने गांव बुंदेला लौट रहे थे, तभी ग्राम नवागांव में वे सड़क हादसे का शिकार हो गए। केंद्र सरकार की जिला खनिज न्यास निधि से खनन प्रभावित क्षेत्रों को मिलने वाली राजस्व की राशि कोरबा जिले के मेधावी छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। खनन प्रभावित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मेधावी छात्रों के लिए इस धनराशि से उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। इस बारे में कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिला खनिज न्यास निधि से खनन प्रभावित और वनांचल के चुने हुए 10 मेधावी छात्रों को रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्थान में दाखिला कराया गया है। उनकी पढ़ाई का सारा खर्च जिला खनिज न्यास निधि से उठाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स में बीएससी के कोर्स जो कि 3 साल का होता है और डिप्लोमा के कोर्स जो 1 साल होता है, इसके लिए ज़िले में डीएमएफ मद से 10 बच्चों का चयन किया गया है और इसके लिए बाकायदा जो है विज्ञापन जारी किया गया था और 100 बच्चों की काउंसलिंग की थी और काउंसलिंग में जो है बच्चों की योग्यता के आधार पर उसका चयन किया गया है। कोरबा जिले में होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम के लिए चुने जाने वाले छात्रों में 7 छात्राएं और 3 छात्र हैं। इन सभी ने इस योजना को काफ़ी लाभकारी बताया। होटल मैनेजमेंट के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, और जो कि 1.5 साल का कोर्स है। मेरा चयन जिला स्तरीय पर जिला प्रशासन द्वारा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन होटल फूड प्रोडक्शन में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं लाइवलीहुड कॉलेज के एपीओ अरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के साथ ही कोरबा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए मेधावी छात्रों को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। समस्त जो एकेडमिक शुल्क रहेगा, हॉस्टल शुल्क रहेगा और मेस फीस रहेगी, वो जिला प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुरूप चूँकि कोरबा एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला है, तो यहाँ पे एसटी, एससी और बीपीएल कार्डधारी और अंत्योदय कार्डधारी छात्रों का हमने सिलेक्शन किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने खनन प्रभावित जिलों से मिलने वाले राजस्व की राशि का उसी जिले के विकास में खर्च करने के लिए जिला खनिज न्यास निधि का गठन किया है। इस राशि से मेधावी छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी केंद्रों में किसानों को लगाया जा रहा है कोविड रोधी टीका। बेमेतरा जिले और कवर्धा के पास हुए 2 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। और केंद्र सरकार के जिला खनिज न्यास निधि से कोरबा जिले के गरीब मेधावी छात्रों के सपनों को मिली उड़ान, मुफ्त उच्च शिक्षा हासिल करना हुआ आसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।